नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस पेपर फर्स्ट जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस पेपर में, जो कि 16 अप्रैल 2023 में पेपर हुआ था। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो हम आपको बताने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, आखिर तक आप वीडियो देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ताकि आपको तैयारी करने में कोई भी परेशानी नहीं आए। और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप उनको एक नोटपैड पे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जौन सा आपको करेक्ट आंसर लगता है वो आपको चॉइस करना है। और ओएमआर शीट में आपको ध्यान से आपको फिल करना है। अगर आपकी ओएमआर शीट में गलत क्वेश्चन आपने फिल कर दिया तो आपका क्वेश्चन वेस्ट चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, तो आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक आप उसको फिल करना। ओएमआर शीट में आपका एग्ज़ाम होएगा, गोले आपको फिल करने होते हैं, वो आपको ध्यान से भरना होगा। तो आप बताइए इसका कमेंट बॉक्स में, आप हमें अपना आंसर कमेंट कीजिए। सो चलिए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा रंपा विद्रोह। ये रंपा विद्रोह जो हुआ था वो आपका 1879 से 1880 में हुआ था। 1880 तक हुआ था, 1 साल आपका ये विद्रोह चला था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ध्यान से आप देखना, आप नोट भी कर सकते हैं इनको। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने फीफा आप जानते होंगे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होती है, जिसका वर्ल्ड कप होता है, विश्व कप। किस देश ने फीफा विश्व कप पुरुष सबसे अधिक बार जीता? यानी कि मेल टीम ने, पुरुष टीम ने कितनी अधिक बार, किस देश ने ये वर्ल्ड कप जीता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप जीता है वो ब्राज़ील की टीम ने जीता है। ब्राज़ील कंट्री है, इसने सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, और जो 2023 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो अर्जेंटीना ने जीता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ जॉय का लेखक है? 4 ऑप्शन है, 4 आपको राइटर दिए गए हैं। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरे क्वेश्चन का आपका डोमिनिक लेपियर, जो डोमिनिक लेपियर है आपके राइटर, वो सिटी ऑफ जॉय के राइटर है। याद रखिएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं एक नोटपैड पे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं आए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप एकदम आप इसको लिख दोगे। सेकंड पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। चौथा रहेगा आपका, इनमें से किन्हीं उद्यमिता दृष्टिकोण श्रेणी में संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम के 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपको बताना है कि वो कौन थे जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका पूर्णिमा देवी बर्मन रहेगा। पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 वर्ष के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 क्वेश्चन आपके हो गए।
अब आपको 5वें क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन होगा भारत की G20, यानी कि भारत की G20 आपने सुना होगा, जो 2023 का समारोह चल रहा है G20 इंडिया। तो उसकी अध्यक्षता की विषय वस्तु वसुदेव कुटुम्बकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य कहाँ से ली गई है। यानी कि G20 का जो लोगो है, उस लोगो में जो वो आपको दिखाया गया है वसुदेव कुटुम्बकम, वो कहाँ से लिया गया है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, तो वो आपको बताना है। तो इसका होगा आपका बी, यानी कि महाउपनिषद से वो लोगो लिया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 6ठा क्वेश्चन आ गया। 6ठा क्वेश्चन आपका रहेगा जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में भारत और नेपाल वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संरक्षण दिवस 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का क्या नाम था। तो जो सालझंडी में जो बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया था दिसंबर 2022 में 16वां प्रशिक्षण अभ्यास, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, उसका आपको नाम बताना है। उस अभ्यास का नाम क्या था। तो हम आपको बता देते हैं, इस अभ्यास का जो नाम था वो आपका सूर्य किरण था। इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आप लिख लीजिए सूर्य अभ्यास आपका भारत नेपाल वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संरक्षण अभ्यास था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। यदि ग्रीनविच माध्य समय GMT में 10 AM है तो 90 डिग्री ई देशांतर पर क्या समय होगा। तो इसमें आपको बताना है, जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका 4 AM रहेगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका इंग्लिश का पेज आ गया है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश में भी आप उसको रीड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। तो आपके 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव्य और गैसों से बने हैं। तो इसमें आपको ग्रह के नाम दिए गए हैं, जो कि आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। वो आपको बताना है कि किस ग्रह पर हल्की बर्फ, द्रव्य और गैसों से बने हैं। तो चलिए आप करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इसका रहेगा बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किसी मुद्रा के प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये आपकी 3 मुद्रा दी गई है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, ये आपको देखने हैं। नीचे लिखा हुआ है आपका, दी गई विशेषताओं के आधार पर मुद्रा का प्रकार पहचानिए। तो ये 4 विशेषताएं दी गई है, इन मुद्रा का प्रकार पहचानना है आपको। तो जो मुद्रा का प्रकार है वो आपको पहचानना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसका आंसर रहेगा आपका जलोढ़, जिसको अंग्रेज़ी में एलुवियल बोल सकते हैं, एलुवियल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जलोढ़ रहेगा। 90 का आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए,
एग्ज़ाम के वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये आंसर क्वेश्चन आपका आता है तो आप जल्द से लिख दोगे। तो चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। दसवां क्वेश्चन दिख रहा है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको सही उत्तर चुनना है। नंबर 1 है, किसी ताप विद्युत केंद्र में तेल, कोयला या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सेकंड है आपका, पानी गर्म करने और इसे भाप में बदलने के लिए ईंधन को दहन किया जाता है जो टरबाइन से होकर गुजरती है, जिससे प्रसंस्करण और घूर्णन होता है तथा विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये आपको देखना है। नीचे हम मैच कर लेते हैं इनको। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको मैच करना है। चारों में से एक आंसर आपका ठीक रहेगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी रहेगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका आ गया। 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पढ़ लीजिए। सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहाँ तक है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो सिंधु नदी है उसका कितना विस्तार है, यानी कि वो कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, राज्यों के नाम आपके सामने दे रखे हैं। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है। इसमें से आपका एक आंसर रहेगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा राज्य है जिसमें सिंधु नदी बेसिन का विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इसमें आपका रहेगा सिंधु नदी का बेसिन का विस्तार लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, ये आपके राज्य है जिसमें सिंधु नदी बेसिन का विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। आगे आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अंग्रेजी में है, एक पेज हिंदी में है, एक पेज अंग्रेजी में। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो आप अंग्रेजी में रीड कर सकते हैं, फिर उसका आंसर दे सकते हैं। ये चलिए 12वां क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, भारत के महाअन्यायभिकर्ता SGI बोलते हैं इसको इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म में, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत नहीं है। जो सही है वो तो सही है, बट जो गलत है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो 12वें का जो आंसर है वो आपका रहेगा ए आंसर में क्या है? SGI यानी कि महाअन्यायभिकर्ता सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है। ये आपका आंसर रहेगा 12वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 13वां। 13वें क्वेश्चन में आपका क्या है, पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं? तो इसमें आपको बताना है कि किस राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, ए है लोक लेखा समिति, बी है सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, सी है प्रकलन समिति, डी है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। 13वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रकलन समिति, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने चले गए हैं, तो देखिए इसको पढ़ लीजिए। 14वां कौन सा क्वेश्चन है?
14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 14 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा आंसर इसमें सही नहीं है। 4 आंसर आपको दिए गए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें से आपको एक आंसर चुनना है। ए है, बी है, सी है और डी है। ए में क्या लिखा हुआ है? कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। बी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। सी है, निर्वाचन गण के में विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। डी है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है। तो ये आपको 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 14 का जो आंसर रहेगा वो आपका है, कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये आपका 14 का आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए, समझ लीजिए और अपने पास ध्यान से लिखकर नोटपैड में आप इसको संभाल के रखिए। जब पेपर आएगा तो उस टाइम आप इसको पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा 15वां। ये क्या, आप इसको पढ़ लीजिए। 15 क्वेश्चन रहेगा आपका, नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है। तो 15 देख लीजिए आपका। ए में दिया गया है 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी दिया गया है 15 अगस्त 1947, डी गया है 14 अगस्त 1947। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी करेक्ट आंसर हमें सेंड कर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 26 जनवरी 1950। यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका 16 में क्या रहेगा आपका, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा निर्मित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार किसी परिवार को वंचित माना जाता है यदि, देख लीजिए यदि में क्या है। यदि में आपका है, परिवार के एक भी सदस्य की पहचान अल्प पोषित के रूप में की जाती है। सेकंड है, 15 वर्ष और 49 वर्ष के बीच की आयु वाली किसी महिला सदस्य का शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स 18.5 kg M2 से कम है। तो इसमें आपका नीचे आंसर दिए गए हैं, नीचे आंसर पढ़ लीजिए आप। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, यानी कि जो ये वाला है, ये 15 वर्ष और 49 वर्ष के बीच की आयु वाली किसी महिला सदस्य का शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स 18.5 kg पर M2 से कम है। तो ये सेकंड बी वाला आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा आ गया। 17 में देख लीजिए क्या है, रायगढ़ केसरी। क्या है, रायगढ़ केसरी और दायगढ़ केसरी की उपाधियां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कि रायगढ़ केसरी और दायगढ़ केसरी की उपाधियां किस राजवंश से संबंधित थी।
4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप पढ़ लीजिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए। 17 का आंसर जो रहेगा आपका वो काकतीय रहेगा, ए। जो ये काकतीय है, ये काकतीय राजवंश से संबंधित थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन आ गया, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपके सामने है 18 क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 7वीं या 8वीं शताब्दी सीई में एक राजा द्वारा अपने शिष्यों के हित के लिए व्यवस्थित किए गए संगीत स्वरों के समूह वाले संगीत शिलालेख के स्थान का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें शिलालेख के स्थान का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो आपका कुटुम्बियामलाई आपका आंसर रहेगा। ये कुटुम्बियामलाई, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, तो 19वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, क्या है 19वां क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था। तो दस्तक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन आपका आ गया। 19 का आंसर आप हमें बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट पे आपका हस्ताक्षर, सेकंड पे आपका भूमि दस्तावेज, सी पे आपका व्यवसाय परमिट, डी पे आपका वस्त्रों पर कर। तो ये 4 है, इस 4 में से एक आंसर आपको देना होगा। तो बताइए कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसमें आपका रहेगा व्यवसाय परमिट। ठीक है, तो व्यवसाय परमिट क्या था, भारत के संदर्भ में दस्तक, ये व्यवसाय परमिट था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आपका आ गया, ये रहा। ये 20वां क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ददनी प्रथा से संबद्ध था। ठीक है, तो इसमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा मुख्यतः ददनी प्रथा से संबंध था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। ठीक है, तो 20 का आंसर है आपका वस्त्र उत्पादन। ये रहा, वस्त्र उत्पादन का जो मुख्यतः कारण था वो ददनी प्रथा से संबद्ध था। ठीक है, वो उससे संबंधित था, वस्त्र उत्पादन जो कपड़ा उत्पादन होता है उससे ये संबंधित था। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए 21 क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, वनस्पति कोशिकाओं में आरएनए कहाँ विद्यमान होता है। ये वनस्पति कोशिकाओं में आरएनए के बारे में पूछ रहा है। आरएनए आप समझ रहे होंगे, ये मानव बॉडी में भी होता है और ये पेड़ पौधे वनस्पतियों में भी पाया जाता है, आरएनए और डीएनए। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए का जो कार्य होता है वो एक प्रथा से दूसरी प्रथा में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ठीक है, इसका आंसर है आपके सामने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। ठीक है, 21 का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रक कोशिका द्रव, सूचकनिका, हरितलवक और राइबोसोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है आरएनए का।
वनस्पति कोशिकाओं में आरएनए कहाँ विद्यमान होता है। इसमें आपको आरएनए की फुल फॉर्म भी आपको दी हुई है, केंद्रक, और ये कहाँ विद्यमान होता है वनस्पतियों में वो भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन हमारे आगे, 21 कंप्लीट हो गई है, तो 22 पे चलते हैं। देख लीजिए क्या है। घास में अंतःवृषी विभज्योतक सामान्यतः कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप देखिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, बता दीजिए हमें। ठीक है, तो वो आपका रहेगा 22 का आंसर आपका रहेगा डी, पर हो अगर, ये आपका आंसर है। तो लिख लीजिए आपका जो डी को आंसर है ऑप्शन, वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन आपके आगे, पढ़ लीजिए। 23 क्वेश्चन आपका कौन सा है, ध्यान से देखना। पौधों में जल के ऊर्ध्वमुखी चालन के लिए जाइलम एक प्रकार का सम्मिश्र ऊतक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है इसमें कौन सा जाइलम ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो रहेगा इन 4 में से, वो आपका रहेगा जाइलम मूत्रोतक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 24 पे चलते हैं। 24 देख लीजिए। 11 पाई, 22 पाई और 33 पाई प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक पार्श्व संयोजित है। इनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर है। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है कि किसके बराबर है। 11 पाई, 22 पाई एंड 33 पाई। ठीक है, तो आंसर बताइए। इसका आंसर रहेगा आपका 6 पाई। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतीय तार, रेड लाइव वायर, ठीक है, ये तार होता है जिसका नाम होता है अंग्रेजी में रेड लाइव वायर, लाल विद्युतीय तार, और काले उदासीन तार के बीच आरएमएस विभवांतर कितना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको वोल्टेज बतानी है कि उसके बीच, यानी कि रेड लाइव वायर में और ब्लैक न्यूट्रल वायर के बीच आरएमएस का विभवांतर कितना होता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या रहेगा, वो आपका रहेगा 220 वोल्ट। ठीक है, इसके बीच का 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 26 क्वेश्चन आ गए। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। अब ठीक है। 26 क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम क्रमशः किस पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इसका क्रम बताना है कि किस पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो 26वां देख लीजिए। 26वें का आपका आंसर रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, नाभिकीय संलयन और विखंडन। ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, नाभिकीय संलयन और विखंडन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
27। ठीक है, 27 क्या है? ध्वनि और प्रकाश तरंगे। ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? वायु से क्रम से, यानी कि हवा में क्रम से अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, क्या होती है? ध्वनि और प्रकाश तरंगे वायु में क्रम से अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, समझ गए आप? आप इसको भी लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28। तो 28 क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि 12m/s की चाल से गति कर रही एक कार के ब्रेक लगाने पर उसकी चाल में 6m/s2 का मदन होता है। ब्रेक लगाने के बाद कार रुकने के लिए 2 सेकंड का समय लेती है। तो ब्रेक लगाने के बाद कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको कार की ब्रेक लगने के बाद कार की दूरी बतानी है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, 12 मीटर, 24 मीटर, 36 मीटर और 48 मीटर। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर रहेगा 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर इसमें आपकी कार की दूरी रहेगी ब्रेक लगने के बाद की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका 29। 28 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, 29 क्वेश्चन आपका आ गया है। तो इसमें आपको बताना है कि सोडा अम्लीय प्रकार के अग्निशामक का रासायनिक संगठन क्या है? इसमें आपका रासायनिक संगठन बताना है क्या है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताइए। कमेंट में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सोचिए और फिर आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो 29 का आपका जो आंसर रहेगा करेक्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। 29 का रहेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल। ठीक है, ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक जो चीज़ है, इन अम्ल का घोल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा 29वें का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वें क्वेश्चन आपका आ गया। क्या लिखा हुआ है इसमें? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सांद्रित नाइट्रिक अम्ल के घोल को तनुकृत करते समय 3 ऑप्शन है, ये आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट है H3O+ आयनों के सांद्रण मात्रा में वृद्धि होती है। सेकंड है सांद्रित अम्ल में जल धीरे धीरे मिलाना चाहिए। थर्ड है जल में अम्ल धीरे धीरे मिलाना चाहिए। तो ये नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सेकंड रहेगा, बी, केवल 1 और 2। यानी कि जो 1 है ये वाला, ये करेक्ट रहेगा और ये करेक्ट रहेगा। ये 2 आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए? ओके, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।
अब 31 पे चलते हैं। ठीक है, तो 31 हमारा आ गया। अब इसको आप देख लीजिए अच्छे से कि 31वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। ए है कॉफ़ी, नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रक्त। ठीक है, सेकंड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रक्त, कॉफ़ी, नींबू का रस। थर्ड है नींबू का रस, रक्त, कॉफ़ी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। थर्ड डी है नींबू का रस, कॉफ़ी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके। 31 क्वेश्चन है। 31वें क्वेश्चन का आपका जो प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका उत्तर रहेगा आपका डी, यानी कि नींबू का रस, कॉफ़ी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। तो 32 आ गया, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन पे आप देख लीजिए और जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपने सोच लिया है तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। 32, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें भी आपको इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पढ़ लीजिए आप पहले। ए है यह एल्युमिनियम को संसारण प्रतिरोधी बनाता है। बी है एल्युमिनियम टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को एनोडीकृत किया जा सकता है। सी है स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है। डी है यह वायुमान उद्योग में प्रयुक्त होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। ये स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है। देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो करेक्ट आपका सी है, बट इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका सी रहेगा कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन आ गया आपका। नेपथिलीन पीत कंजली ज्वाला, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे येलो सूटी फ्लेम, के साथ जलता है, इसका क्या कारण है। तो इसका अगर ये एक साथ जलता है तो इसमें आपको कारण बताना है। कारण आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें आपका एक कारण है जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वो आपको बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट से कमेंट में हमें आंसर सेंड कर दीजिए, हम आपका देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 33 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो बताइए। इसमें आपका रहेगा बी, सॉरी, इसमें आपका रहेगा बी, अपूर्ण दहन होता है। यानी कि अगर येलो सूटी फ्लेम यानी कि नेपथिलीन पीत कंजली ज्वाला येलो सूटी फ्लेम के साथ जलता है तो इसका कारण क्या है, अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, तो 33 का आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। ठीक है, 34 आपका क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मैं मार्क्स लगा देता हूँ मार्क। आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, आंसर भी आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। चलो ठीक है, Fe2O3 की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, फिर आपका उनका सही प्रयोग करके करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो सही उत्तर होगा वो आपको चुनना है। ठीक है,
तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा, 1 और 2। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा। आप ऊपर देख सकते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिए। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से 2 ऑप्शन मिला के एक आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, जो कि आपका ए है, ये नीचे दिया गया है, ये 1 और 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन 34 हमारे कंप्लीट हो गए, तो 35 पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। विक्की ने अपने मित्रों को स्टीवर्ट द्वीप, बे ऑफ प्लेंटी और हॉक बे के भ्रमण के बारे में बताया। विक्की ने किस देश का भ्रमण किया है? तो इसमें देश का नाम बताना है कि विक्की ने किस देश का भ्रमण किया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में आपके 4 कंट्री के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से एक देश का नाम आपको बताना है, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पे आपका कनाडा, सेकंड पे आपका ऑस्ट्रेलिया, सी पे आपका न्यूजीलैंड, डी पे आपका आयरलैंड। ठीक है, तो 35 आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा करेक्ट आंसर है इसमें आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, तो विक्की ने न्यूजीलैंड देश का भ्रमण किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्टी 36 हमारा क्वेश्चन आ गया, आपके सामने है, पढ़ लीजिए। मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। मानव दिल्ली में सभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों का भ्रमण करने की योजना बना रहा है, वह भ्रमण करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पैलेस के नाम बताने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए में है लाल किला, कुतुब मीनार, जमा मस्जिद। ठीक है, बी है लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार। सी है लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। डी है लाल किला, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन में, और आपको पता होगा कि ये चारों के चारों जो पैलेस है, लाल किला, कुतुब मीनार, जमा मस्जिद, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, ये सब आपके दिल्ली में है, जो कि भारत की राजधानी में दिल्ली, सब वहाँ पर दिल्ली में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका रहेगा लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि गंगा नदी के पूर्व की ओर जाता है तो गंगा नदी के तट पर, यानी कि जो गंगा नदी के किनारे पर शहर बसे हुए हैं, अभी स्थित है, उनका क्रम बताना है। ठीक है, कि कौन कौन से शहर से वो स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है प्रयागराज, कानपुर, भागलपुर, पटना। बी है प्रयागराज, कानपुर, पटना, भागलपुर। सी है कानपुर, प्रयागराज, भागलपुर, पटना। डी है कानपुर, प्रयागराज, पटना, भागलपुर। देखिए चारों नाम सेम है, बट आपको क्रम से बताने हैं। ठीक है, तो क्रम से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो रहेगा आपका कानपुर, प्रयागराज, पटना और भागलपुर। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए सही क्रम में, यानी कि नाम सेम है पर आपको सही क्रम में आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि गंगा नदी के तट पर जो पूर्व की ओर जाता है, वहाँ पर जो शहर है सही क्रम में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38।
ठीक है, तो 38 क्वेश्चन आ गए। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्तर दक्षिण दिशा में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, कि भारत का कौन सा स्टेट ऐसा है कि जिसका नॉर्थ और साउथ में, उत्तर दक्षिण दिशा में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें राज्य आपको बताने हैं कि नॉर्थ और साउथ दिशा में सबसे ज़्यादा किस स्टेट का सबसे ज़्यादा विस्तार है, कि कितना ज़्यादा वो फैला हुआ है नॉर्थ और साउथ दिशा में भारत के। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर है 4 स्टेट इसमें आपको दिए गए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 38 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा छत्तीसगढ़। सॉरी, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो छत्तीसगढ़ रहेगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए कि चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 39 पे चलते हैं। 39 में क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कूट का मतलब बताया, यानी कि आपको मैच मिलाने हैं। ठीक है, नीचे आपकी सूची 1 यानी कि स्टेज 1 और आपको स्टेज 2 दी गई है। स्टेज 1 में आपके डे है, स्टेज 2 में आपकी डेट है। ठीक है, तो ये आपको मैच करने हैं कि कौन सा दिवस कौन सी तारीख और कौन से मंथ में मनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ए है, बी है, सी है और डी है। इधर आपकी ये डेट दी गई है, तो ये आपको करेक्ट करने हैं, मैचिंग मिलाने इनके। ठीक है, गलत नहीं कीजिए, आप पहले समझ के तब आपको आप मिलाना है। आप ब्लैंक पेपर पे पहले इसमें आप मैच मिला सकते हैं, फिर उसके बाद आप करेक्ट आंसर चुनिएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं। ये रहे, ये इसमें आपके मैच है जो आपको मिलाने हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो आपका रहेगा ए, बी, सी और डी। ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ए, बी, सी और डी, यानी कि 3, 1, 4, 2, ये आपका करेक्ट रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए सेकंड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन हमारे आ गए। इसमें आपको बताना है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रकाशित प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक पीजीआई में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघराज्य क्षेत्र का स्थान शीर्ष 5 में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन से पाँच शीर्ष स्थान में वो शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, तो आप बता दीजिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 40 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 पे। ठीक है, 41 आ गया। अब 41 का क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है
और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है। तो आंसर इसमें आपका है, मैं आपको बता देता हूँ, 41 का जो आंसर रहेगा वो आपका है संकुचनकारी राजकोषीय और मौद्रिक नीति। बी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 42 में आपका क्या है, पढ़ लीजिए। सरकार द्वारा व्यय यानी कि सरकार द्वारा टैक्स में कमी के कारण निजी निवेश व्यय टैक्स में संकुचन को क्या कहते हैं। ठीक है, ये टैक्स का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि सरकार द्वारा टैक्स में कमी के कारण निजी निवेश टैक्स में संकुचन को क्या कहते हैं। आंसर रहेगा इसमें, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 42 का जो आंसर रहेगा वो है ए में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, निजी निवेश का बहिर्गमन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्राउडिंग आउट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 43 इसको ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा हिल जाता है। ठीक है, अब ठीक है। 43 तो 43 का क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नीति आयोग का या के उद्देश्य है। ठीक है, तो 43 का आंसर जो रहेगा वो आप पढ़ लीजिए। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें, इन 3 में से आपका 2 रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, इन तीनों में से आप देख लीजिए कि कौन कौन से रहेंगे। 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 1 रहेंगे, जो भी रहेंगे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गई। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपके 3 हैं, 1 2 3। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, यानी कि ये 3 ऑप्शन है 1 2 3, ये आपका डी आंसर है। ये तीनों आपके, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा बैक हो गया। ठीक है, तो ये डी आंसर इसमें आपके रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 43 क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं 44 पे। ये रहा। ठीक है, 44 हो गया। 44 में क्या है, मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश करके द्वारा दी गई थी। ठीक है, वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए जो करेक्ट है। करेक्ट आंसर है इसका आपका 44 का सी में क्या लिखा हुआ है, दांडेकर समिति। जो ऑर्गेनाइजेशन थी समिति वो दांडेकर समिति थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 45 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन NSDM का या के उप उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें आपको उद्देश्य बताने हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये पहले आप 3 पढ़ लीजिए, इनसे आपका आंसर बनेगा। फर्स्ट पे है संस्थागत प्रशिक्षण, सेकंड पे है समुद्रापारीय रोजगार, थर्ड पे है सर्वाधिक आधारिक संरचना का लाभ उठाना। ठीक है, तो नीचे इसमें आपके ये मिलान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये से आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 45 का, मैं आपको बता देता हूँ। 45 का आपका रहेगा सी। ठीक है, 1 2 और 3, ये जो तीनों आपको दिए गए हैं, ये तीनों इसके आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है,
संस्थागत प्रशिक्षण भी है, समुद्रापारी रोजगार भी है और ये भी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 45 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, तो 46 पे चलते हैं। ठीक है, 46 पे आपका हो गया, क्या हो गया, पोषण अभियान को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति या कार्यनीतियाँ अपनाई गई है। ठीक है, तो इसमें भी आपका ऐसे ही है जैसा 45 में था, ऐसे आपका 46 में भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, हो सकता है ये दोनों भी हो सकता है एक हो सकता है या एक भी ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 46 का जो रहेगा ये आप पढ़ लीजिएगा पहले। ठीक है, उसके बाद इसमें आप आंसर लगाइएगा। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा 46 का, वो आपका रहेगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये दोनों आपके करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं 47 पे। ठीक है, 47 क्वेश्चन आ गया, ये रहा। तो 47 में क्या लिखा हुआ है, 47 में लिखा हुआ है भारत में उत्प्रेषण लेख राइट ऑफ सर्टिगोररी। ठीक है, सर्टिगोररी है, जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त या शर्तें अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें आपका ऐसा ही आंसर रहेगा जो आपका 46 में था। पहले आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए पहले। ऐसा अभिकरण या ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसके पास प्रजाजनी के अधिकार से को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निर्धारण करने का विधिक प्राधिकार हो और अन्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य हो। ठीक है, सेकंड है ऐसा अभिकरण या अधिकारी ने आधिकारिकता के बिना कार्य किया है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं जहाँ से आपके मैच मिलाने हैं। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। तो 47 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 1 और 2 दोनों। इसमें भी आपका 1 और 2 दोनों रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्टी 48 आ गया। ठीक है, तो 48 आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो 48 में दिया गया है कि इनमें से भारत के किस मुख्य अन्यायमूर्ति ने सामाजिक अन्यायपीठ नाम से विशेष अन्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सा करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर सेंड करिए। 48 का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा अन्यायमूर्ति HL दंतु। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 49 आ गया। 48 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपने नोटपैड में नोट किए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन का आप या तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी ब्लैंक पेपर या नोटपैड में आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से याद रहेगा और एग्ज़ाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 49 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 49 में क्या दिया गया है, इनमें से बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है। यानी कि बुक दी गई है, बुक का नाम है बंदी जीवन। उस बुक का राइटर का नाम पूछा गया है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो राइटर बताना है। 4 राइटर आपको दिए गए हैं, रास बिहारी बोस, वीर सावरकर, अरुणा आसफ अली और सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, तो इसमें से आपका एक आंसर रहेगा। तो वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा रहेगा।
49 का वो रहेगा आपका सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका बंदी जीवन जो बुक्स थी पुस्तक उसके लेखक थे ये। ठीक है, ये राइट रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन पे हम क्लिक करते हैं, राइट लगाते हैं। तो 50 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1937 में हुए चुनाव में, जो 1937 में चुनाव हुए थे, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उस वक्त एक ही पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी। ठीक है, तो इसमें आपके स्टेट राज्यों के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपका एक करेक्ट आंसर है जो कि आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपका। 50 क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा पंजाब और सिंध। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंजाब और सिंध जो ये जगह है, स्टेट है, राज्य है, इसमें ये सामने नहीं आई थी, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 51। 51 में आपको क्या दिया गया है देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन पे आपको विचार करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो सही है वही आपको करेक्ट करना है, जो करेक्ट आंसर है वही आपको आंसर देना है। तो इसमें आपको देख लीजिए क्या लिख रहा है। आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फर्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने जापानी कैंप में रह रहे भारतीय युद्ध बंदियों में से बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की। ठीक है, फिर सेकंड है, झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई। ठीक है, अब आ जाओ, अपने जो आंसर है, जो ऑप्शन है वो आपको मिलाने हैं। ठीक है, तो 51 का आंसर क्या रहेगा, वो आपका रहेगा बी, यानी कि जो ये है झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई गई, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 52। तो 52 में क्या है आपका, भक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले निम्नलिखित युगमों में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो 52 है, 52 का जो आंसर रहेगा वो आपका सेकंड रहेगा, निर्गुण ईश्वर के, यानी कि ईश्वर के निराकार रूप में आस्था, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं 53 पे। चलिए 53 आ गया, हम देख लेते हैं 53 में क्या है। 53 में दिया गया आपको, गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ बहती है, यानी कि गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी, इनमें नदी के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सी दो नदियाँ बहती है। उन दो नदियों के नाम आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन में आपको दो नदी के नाम दिए गए हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन आपको देना है जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, वही करेक्ट आंसर होगा आपका, जो आपके दिमाग में होगा, जो सही होगा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 53 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कृष्णा नदी और तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा ये नदी है दो। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए 54 पे, निम्नलिखित में से
दोहरी नियंत्रण संरचना डबल कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कौन सा है? ठीक है, तो इसमें अर्धसैनिक बल कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 54 है। 54 का जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको आप अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में ही बोल सकते हैं ITBP। आपने सुना होगा, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। चलिए आगे चलते हैं 55 पे। तो 55 पे क्या है आप देख लीजिए। आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से असम का जनजातीय समुदाय कौन सा है? ठीक है, तो इसमें समुदाय के बारे में बताना है कि कौन सा असम का जनजातीय समुदाय है। तो उस समुदाय का नाम है, चारों ऑप्शन है, इन चारों में से एक आपका करेक्ट आंसर है, वो आपका समुदाय होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए 55 पे आपका क्या दिया गया है। 55 में आपका जो करेक्ट आंसर है, जो समुदाय है, वो रहेगा आपका अहोम। ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका अहोम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 56 पे। ये बार बार ख़राब हो जाता है। चलिए रहा 56। ठीक है, 56 इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम का नाम शेवरॉन्स है? क्रिकेट टीम के नाम का, क्रिकेट टीम का जो नाम है वो आपको बताना है, क्रिकेट टीम नेम। ठीक है, तो 56 का जो आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 56 का आंसर रहेगा आपका, जो क्रिकेट की टीम का नाम है वो है आपका डी, जिम्बाब्वे। ये क्रिकेट टीम का नाम है। चलिए आगे चलते हैं 57 पे। ये रहा 57। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं आपको, नाबिया से लाए गए, यानी कि नाबिया एक जगह है। ठीक है, वहाँ से जो चीते भारत में लाए गए थे, किस नेशनल पार्क में छोड़े गए थे? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान एक नेशनल पार्क होता है, वहाँ पर वो छोड़े गए थे। तो उस नेशनल उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर रहेगा आपका 57 का डी। ठीक है, डी का है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो नेशनल पार्क में जो चीते लाए गए थे नामीबिया से वो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। नेशनल पार्क का नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं 57 क्वेश्चन हमारे 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 58 पे चलते हैं। 58 का क्या है आप देख लीजिए, इनमें से कौन वर्ष 2022 में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? ठीक है, जिसको 2022 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, वो बताना है आपको कि 2022 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है, यानी कि जिसको कोई पुरस्कार नहीं मिला था उसका नाम बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ 58 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका है जॉन एफ क्लोजर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है आपका। ये 2022 के पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 59 पे। 59 क्वेश्चन आपके आगे, इसमें आपका क्या लिखा गया है 59 में आप देख लीजिए। 59 में आपका सिर्ग और दक्ष अनुक्रिया के लिए प्राणियों में प्रतिवर्ती चाप
रिफ्लेक्स और विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रतिवर्त चाप को सटीक रूप से निरूपित करता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बड़े ऑप्शन आपको दिए गए। थोड़ा पढ़ने में आपको टाइम लगेगा तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से जो ऑप्शन दिए गए इनको आप पढ़ लीजिए। मैं भी आपको साथ में बोल के पढ़ा दूँगा, बता दूँगा आपको, तो आप समझ लेना। ठीक है, ओके। तो इसमें जो आपका 59 क्वेश्चन में है, 59 में आपको दिया गया है ए ग्राही संवेदी न्यूरॉन मेरुज्जो में रिले न्यूरॉन मस्तिष्क प्रेरक न्यूरॉन कार्यकर। ठीक है, सेकंड है आपका ग्राही संवेदी न्यूरॉन मस्तिष्क मेरुरज्जो में रिले न्यूरॉन प्रेरक न्यूरॉन कार्यकर। सी आपका ग्राही प्रेरक न्यूरॉन मेरुरज्जु में रिले न्यूरॉन संवेदनी न्यूरॉन कार्यकर। डी आपका ग्राही प्रेरक न्यूरॉन मस्तिष्क संवेदी न्यूरॉन कार्यकर। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन है। इसमें इस ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन ठीक होगा जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 59 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा गाहरी संवेदनी न्यूरॉन मेरुरज्जु में रिले न्यूरॉन मस्तिष्क प्रेरण और कार्यकर। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, संभाल के अपने पास रखना क्वेश्चन, तो आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, याद कर लेना, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम याद आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्टी 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 60 आप देखते हैं, 60वां क्वेश्चन देख लीजिए। थायरोक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? ठीक है, तो इसमें जो थायरोक्सिन बनाने में थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो अनिवार्य है? ठीक है, तो आप इसमें बता दीजिए। जो 60 का क्वेश्चन आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आयोडीन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, आयोडीन इसमें अनिवार्य रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 61 देखते हैं। ठीक है, 61 आ गया। ठीक है, इसमें क्या है? किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु पेशी में ऐंठन, क्या है? धावक आप समझ गए होंगे कि धावक वर्ड क्या होता है। धावक होता है घोड़ा। ठीक है, दौड़ने में पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह है निम्नलिखित में से किसके संचलन से होता है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कोई भी धावक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये धावक क्या होता है? दौड़ने वाला, जो तेज़ी से दौड़ता है उसको हम धावक बोलते हैं। ठीक है, तो उसको जो ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह है निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या रहेगा आपका 61 का। 61 का रहेगा आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, इस अम्ल के कारण जो धावक होता है उसको दौड़ने के बाद पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, तो वो आपका लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 62 पे। चलिए सिक्सटी टू आपका रहेगा, किसी धूप वाले दिन एक पौधे से एक पत्ती तोड़ी गई और उसे 2 मिनट के लिए उबलते पानी में रखा गया। उसके बाद उसे उबलते अल्कोहल में निमज्जित किया गया और आयोडीन घोल से उपचारित किया गया। परीक्षण के पश्चात पत्ती का अंतिम रंग क्या होगा? तो पत्ती का रंग पूछा गया है,
प्रोसेस आपको बताया गया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद आप पत्ती का रंग पूछा गया है कि पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो 62 का आंसर बताइए। 62 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा नीला। ठीक है, तो ये सब परीक्षण करने के बाद पत्ती के पौधे की पत्ती पर जो ये प्रशिक्षण किया जाएगा, तो उसके बाद जो उसका रंग हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। ठीक है, ब्लू रंग उसका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 63 पे। ठीक है, 63 आ गया। 63 में क्या बोला गया है, पढ़िए। इसमें दिया गया है, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल रुधिर का समप्रासरी विलयन में तनुकूलित किया जाता है तो आरबीसीएस को क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा। आरबीसीएस के व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, 64 पे। तो 64 भी आपके सामने है, देख लीजिए। 64 क्या है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे थोड़ा ठीक कर लूँ। ठीक है, अब ठीक है। तो इसका जो 64 का आंसर रहेगा वो आपका ये रहेगा। ठीक है, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 65 पे। 65 आ गया। अब 65 में क्या पूछा गया है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, 65 में क्या पूछा गया है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो 65 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्रम से नील्य संकुचन और नील्य विषांति पर ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 66 पे। ये आपका 66 है, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। कोई व्यक्ति किसी घड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है और विस्फोट में 5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 340 m/s है तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी कितनी होगी। ठीक है, जिस स्थान पर जो व्यक्ति खड़ा है वो पटाखे जला रहा है वहाँ पर, तो उसकी दूरी के बारे में पूछा गया है कि ठीक है कि यदि ध्वनि की चाल 340 m/s है तो खड़ी चट्टान के से व्यक्ति की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है, यानी कि खड़ी चट्टान पे पटाखे जलाता है। विस्फोटक में 5 सेकंड के बाद उसकी जो ध्वनि होती है वो सुनाई देती है। तो यदि ध्वनि की चाल यानी कि ध्वनि की चाल 340 मिली प्रति सेकंड है तो खड़ी चट्टान से जो खड़ी है चट्टान, ये चट्टान खड़ी है, ठीक है, तो इसकी जो व्यक्ति की दूरी है वो आपको बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि 66 का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, 66 का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी। ठीक है, 850 मीटर। ठीक है, 850 मीटर उस व्यक्ति की खड़ी चट्टान से दूरी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 67 पे। ये 67 आ गया, देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िएगा, फिर उसको समझिएगा, फिर उसके बाद आप
इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सेंड कर दीजिए। 67 को में क्या पूछा गया आप देख लीजिए। माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आप जो निम्नलिखित कथन है आप उन पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, ये आपके 4 विचार हैं, इन पर आपको करना है। माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत सिग्नल में परिवर्तन करता है। सेकंड है, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तन करता है। थर्ड है, स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तन करता है। फोर्थ है, स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तन करता है। ठीक है, ये तो आपके हो गए कथन, इन पर आपको विचार करना था। आपने विचार कर लिया है, तो अब आपको आंसर बताना है कि 67 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपका आंसर रहेगा जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो 67 का आंसर हम बताते हैं आपको, रहेगा डी। ठीक है, 2 और 4 देख लीजिए, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये रहेगा 2 और 4, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया आपका 2 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 68। अब 68 में क्या दिया गया है, 100 डब्ल्यू के यानी कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि 10 घंटे, जो 100 वाट का बल्ब है उसको 10 घंटे जलाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाएगी। ठीक है, 1 किलो वाट हार्स का जो यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का जो बिल है वो 1 किलो वाट प्रति हार्स है। ठीक है, प्रति घंटा वो खर्च हो जाती है। तो अब इसमें आपको आंसर बताना है। आंसर आपका 3.00, बी है 1.08, सी है 2.10, डी है 0.33। तो 68 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। 68 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 69 पे। तो देखिए 69 में क्या पूछा गया है। 69 आपके सामने है कि एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या निरूपित करता है। ठीक है, 69 में आपका आंसर देखिए कि क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो 69 का जो आंसर आएगा वो आएगा उसका निवल विस्थापन, 20 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 70 पे। चलिए 70 क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। इसमें क्या लिखा गया है 70 में कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की अक्षमता कितनी होती है। इसमें आपको लेंस की अक्षमता बतानी है, 10 सेंटीमीटर फोकस करने वाले लेंस की अक्षमता। ठीक है, तो बताइए कितनी अक्षमता होगी इसको, 10 सेंटीमीटर फोकस वाले लेंस की कितनी अक्षमता होगी, बताइए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 70 का जो आंसर रहेगा वो आपका 10 डायोप्टर रहेगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं 71 पे। 71 पे आपको क्या दिया गया है, वायु में मैग्नीशियम रिबन के जलने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको विचार करना है। नंबर फर्स्ट पे MgO का क्षेत्र चूर्ण बनता है। सेकंड है यह दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। थर्ड है ऊषा और प्रकाश उत्पन्न होती है। तो अब आप देखिए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। अगर आपको करेक्ट आंसर बताया तो जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए।
तो 71 का जो आपका आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका रहेगा सेकंड। 71 का आंसर रहेगा आपका सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये आपके दो करेक्ट आंसर रहेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड? सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेवेंटी टू। ठीक है, 72 में क्या पूछ रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन से कथन सही है। ठीक है, ये 72 आ गया है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपका रहेगा बी, 2 और 4। 2 और 4। ठीक है, ऊपर आप देख लेना कि जो ये डायग्राम दिया गया है 2, एक मिनट, 2 एंड 4, ये 2 और ये 4, 2 और 4 मिलके कौन सा बनता है आपको पता है 72 में? वो बनता है आपका बी। ठीक है, बी कौन सा होगा, ये रहा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे चलते हैं, 72 हो गए, 73 पे चलते हैं। ठीक है, तो 73 पे आ गए। तो चलिए 73 पे आ गए दोस्तों। तो 73 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, तो 73 में देखिए, ज्वाला पर रेड नाइट्रेट चूर्ण के तापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो ये आपके कथन है, ये आपके कथन है 1 2 3 4, आप इनको पढ़ लीजिए। फर्स्ट पे NO का भूरा धूम निकलता है। सेकंड है रंगीन O2 गैस निकलती है। थर्ड है यह ऑक्सीजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। फोर्थ है यह NO2 गैस के उत्पादन के लिए प्रयुक्त ऊषा अपघटन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, नीचे इसमें आपको मैच करना है आंसर। क्वेश्चन देख लीजिए, 73 है, तो 73 का जो आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका रहेगा केवल 2 एंड 4। ठीक है, जो आपने ऊपर पढ़ा है सेकंड और फोर्थ, आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं 74 पे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, कि कौन सी ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं है, तो इसमें आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 74 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑक्सीजन अभिक्रिया जो नहीं है वो आपकी है सोडा बोतल खोलना। ठीक है, ये कोई ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं है। सोडे की जो बोतल होती है उसको खोलना कोई ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं है। तो सेकंड पे चलते हैं, चलिए 75 पे। ठीक है, तो 75 आपके सामने है। इसमें क्या पूछा गया आप देखिए, भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार कीजिए। ठीक है, 75 में पूछ रहा है आपसे। 75 में आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पे क्या लिखा हुआ है और थर्ड पे क्या लिख रहा है। फर्स्ट में आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट में लिखा है इसे लाल नदी और नीली पहाड़ियों वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। किसको, भारत के एक राज्य के बारे में बात हो रही है। फिर सेकंड में इसमें भारत के 6 में से 3 भू आकृतिक प्रभाव है। थर्ड है यह देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2.39% में फैला हुआ है। ठीक है, तो अब देख लीजिए 75 का आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो नीचे देख लेते हैं। 75 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, असम। ठीक है, असम इसका आपका करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 76 पे। 76 में क्या दिया गया आप देख लीजिए एक बार। 76 में है निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं तेलंगाना से लगती है। ठीक है, जो इंडिया के जो बॉर्डर है तेलंगाना का, वो आपको बताना है
कि कौन से दूसरे अदर प्रदेश यानी कि कौन से अदर स्टेट से तेलंगाना की जो बॉर्डर सीमा है वो लगती है। ठीक है, चलिए बताते हैं। 76 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इनकी जो सीमा है वो तेलंगाना से लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 पे 77 में आपको क्या दिया गया है दोस्तों, आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। रानी ने अपने मित्रों को बताया कि उसने पिछले वर्ष 4 विभिन्न झीलों नामक लोकटक, बारापानी, कोलेरू और पुलिकट में नौका विहार किया। उसने निम्नलिखित में से किन राज्यों में भ्रमण किया। ठीक है, तो 77 का आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा। जो उसने राज्यों का भ्रमण किया है 77 में, वो उसने किया है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इन राज्यों का भ्रमण किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 78 पे। दोस्तों देखिए 78 में क्या दिया गया है, आप इसमें देख लीजिए। जनगणना के अनुसार जनगणना का कोई क्वेश्चन है, इसमें पहले पढ़ लीजिए फिर उसके बाद इसमें आंसर बताएंगे समझ के। 78 आप देख लीजिए क्या लिखा गया है इसमें। 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, ओनली जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वही इसमें बताने हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें आपको 2 दिए गए हैं सॉरी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन 2 दिए गए हैं। उसमें से आपके 2 भी हो सकते हैं करेक्ट, 1 भी हो सकता है और 2 भी नहीं हो सकते। ठीक है, वो तो करेक्ट जो करेक्ट आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 है आपका। एक है ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता, वह साक्षर नहीं है। सेकंड है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ रखते हुए पढ़े और लिख दोनों सकते हैं, वो साक्षर माने जाते हैं। तो दोस्तों अब इसमें देखिए कि कौन सा, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकता है, एक हो सकता है, दूसरा हो सकता है। ठीक है, वो अभी हम आपको बताएंगे कि जो 78 क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 78 का बी। ठीक है, ये वाला, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता, वो भी इसमें साक्षर नहीं है। ठीक है, और सेकंड भी। ठीक है, 78 का सेकंड होगा आपका। अब चलते हैं आपका 79 पे, सॉरी अब चलते हैं आपका 79 पे। 79 में देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है। 79 में आपको बताया जा रहा है कि भारत में क्रमशः कितने तटीय और स्थलबंध राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आपने सुना होगा दोस्तों कि भारत में एक कर्क रेखा गुजरती है, और जो कर्क रेखा गुजरती है किस राज्यों में से होकर गुजरती है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है, यानी कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें राज्यों के नाम नहीं बताने, ओनली काउंटिंग करनी है कि कितने राज्य कर्क रेखा से होकर कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों, इसमें 1 से 7 है, 2 से 6 हैं, 2 से 5 है और 3 से 5 है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो 79 का जो ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 2 से 6। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो 2 से 6 राज्यों के बीच होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 80 पे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 80 क्वेश्चन आपको जी के सामान्य ज्ञान यूपीएससी सीडीएस पेपर फर्स्ट के आपके सॉल्व करा दिए। अभी भी हो गया आपके 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आशा करता हूँ कि 120 क्वेश्चन मैं आपको पूरे के पूरे जीके के सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊं और आपको सॉल्व कराऊं। ठीक है, तो चलिए 80 क्वेश्चन आपके आ गए हैं, आप इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा गया है।
इसमें लिखा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है। ठीक है, कि कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर हमें ले जा सकती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो आपको बताना है। ठीक है, 80 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ए, समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 81 पे। ठीक है, 81 पे क्या रहेगा आपका क्वेश्चन, कनगनहल्ली पुरातत्व स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप ऑलरेडी प्रिपेयर करना, जिससे कि आपको यूपीएससी सीडीएस पेपर फर्स्ट जीके के पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले ही हम प्रिपेयर कर ले, जिससे आने वाले पेपर में हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए इसमें देख लीजिए, 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए नीचे चलिए, ये रहे आपके करेक्ट आंसर। इनमें से एक रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, 81 का जो आपका रहेगा वो आपके तीनों रहेंगे, 1, 2 और 3। डी रहेगा इसका आपका 81 का। चलिए आगे चलते हैं 82 पे। 82 में आपका क्या है देख लीजिए, 82 में आपका है, ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, ये भी आपका कथन का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया है कि कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने 16 अप्रैल 2023 का खुद का पेपर है मेरा, जो मैं ऑलरेडी देकर आया हूँ इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं इस पेपर में। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो यूपीएससी सीडीएस पेपर फर्स्ट होगा जीके का, उसमें भी आपको देखने को मिल सके। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले ही प्रिपेयर हो जाइए ऐसे क्वेश्चन से, जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको आप एक नोटबुक में आप उसको इम्पोर्टेंट के तौर पे नोट कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 82 में दिया गया है, ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप कथन पढ़ लीजिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए नीचे चलिए, 82 का जो आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 82 का आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए 83 पे चलते हैं। देखिए 83 आ गया, 83। तो देखिए दोस्तों 83 में क्या दिया गया है, मेघ के एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विचार कीजिए आप इसमें, और जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 83 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, कपासी वर्षीय मेघ। चलिए आगे चलते हैं 84 पे। 84 में क्या है, मीना आरेख द्वारा प्रदर्शित करना चाहती है कि किस प्रकार डेटा के दो समूह नामक जनसंख्या, आकार और सेवाओं की संख्या आपस में संबंधित है। प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो 84 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। 84 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर रहेगा दंड चार्ट। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 85 पे चलते हैं, ये रहा। तो जो 85 रहेगा उसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तटरेखा यानी कि समुद्री किनारा, यानी कि समुद्री तटरेखा जिस राज्य की सबसे बड़ी है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका पढ़ लीजिए, 4 है। ए है तमिलनाडु, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र, डी है आंध्र प्रदेश। तो 85 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका गुजरात रहेगा। ठीक है,
गुजरात राज्य की जो तट सीमा है वो सबसे लंबी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 86 पे चलते हैं। 86 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है 1 2, एक पढ़ लीजिए, विशाखापट्टनम पतन एक भू आबद्या पतन है, दीनदयाल पतन एक जवालिया पतन है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि 86 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो 86 का जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें आपका ए, यानी कि 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, 86 का आपका सी करेक्ट रहेगा, यानी कि ये दोनों आपके 1B और 2B ये आपके करेक्ट है। ठीक है, चलिए 87 पे चलते हैं। 87 पे क्या दिया गया है, वर्ष 2011 और 2021 के बीच भारत के वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तथापि इसी अवधि के दौरान भारत के किस वनाच्छादित क्षेत्र में कमी भी हुई है, वो बताना है आपको कि कौन से क्षेत्र में कमी हुई है। ठीक है, तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। 87 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा, माध्यम संघनन वन 40-70% के बीच विथान संघनन। ठीक है, 88 पे चलते हैं। ठीक है, 88 आ गया, ये रहा। 88 में क्या लिखा गया है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ना, जो करेक्ट आंसर होगा वही आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक है, अगर गलत भी हो जाता है तो हम कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी होती है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करके डाल देना। तो आशा करता हूँ कि जो हमसे जो आपके लिए मदद होगी, ठीक है, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पूरा सॉल्यूशन आपको यूपीएससी सीडीएस के बारे में जो भी जीके में आपका होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आप ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें। एट्टी एट में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इन पर आपको विचार करना है। ये हेडलाइन, ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 88 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए 89 पे चलते हैं। 89 में क्या दिया गया है देखिए। 89 में दिया गया है आपको, नीति आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह समग्र एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में सबसे नीचे है। ठीक है, तो ये स्टेट है, भारत के राज्य है, ये आपको बताने हैं कि कौन से 2020-2021 में सबसे नीचे है। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार। ओके, तो 89 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 89 का करेक्ट आंसर है आपका असम, झारखंड और बिहार। ठीक है, असम, झारखंड और बिहार, ये 3 राज्य है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 90 पे चलते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन, माफ़ी चाहता हूँ, 100 नंबर का ये मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, निगेटिव मार्किंग भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक जो भी आपसे क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहले आपसे आता है, जो आपके दिमाग में रहता है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो आप पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, वही क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कीजिएगा, अदर आप अटैम्प्ट नहीं कीजिए। ठीक है, अगर आप
जो आपसे क्वेश्चन नहीं आता है वो अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चन और जो मार्क्स होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो आपसे याद किए गए आपको जो क्वेश्चन आते हैं वही आप अटेम्प्ट कीजिएगा, OMR शीट में वही आप फिल कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप छोड़ देना ऐसे ही, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन देख लीजिए। 19 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है देखिए, 4 क्वेश्चन यानी कि इस 90 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए कि 90 क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट आंसर आपका रहेगा। तो 90 में मैं आपको बता देता हूँ जो करेक्ट आंसर रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद के समाधान के लिए UN शांति सेना का प्रयोग, इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए 91 पे चलते हैं। 91 में देख लीजिए क्या है, इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के विकास चरण फॉर्मेटिव फेज में केंद्रीय नेतृत्व में शामिल नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर इसमें आपका होगा, ठीक है। 91 क्वेश्चन है। 91 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, फिदेल कास्त्रो, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, छोटा हो गया ये। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 92, ठीक है। तो 92 क्वेश्चन आ गया। इसमें हम आपका विचार करेंगे कि कौन सा करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। क्या लिखा है इसमें, जो लिखा है बलूतेदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। इसमें भी आपको कथन बता रहे हैं, कथन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको ही आप पहले प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 92 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, 1, 2 और 3, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा 92 का डी। अब 93 पे चलते हैं। चलिए 93 में क्या दिया गया है, ग्रीष्मकालीन यानी कि ग्रीष्मकाल में शिमला में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से स्थानांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय इनमें से कौन था, ठीक है। तो उसका नाम बताना है जो सबसे पहले वायसराय था, ठीक है। ग्रीष्मकालीन शिमला में अपनी परिषद के आधिकारिक रूप में स्थानांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय कौन था, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको शो करा देता हूँ। 93 का वो था आपका जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो कितने हो गए हमारे, 93 क्वेश्चन हो गए। तो 94 पे चलते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 94 आ गया। तो 94 में क्या दिया गया है, बम्बई के कामकाजी वर्ग के जीवन के बारे में प्रसिद्ध कविता महांजे विद्यापीठ का लेखक इनमें से कौन है, ठीक है। राइटर पूछा गया है, महांजे विद्यापीठ के जो राइटर है बुक्स के वो कौन है, ठीक है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका नारायण सुर्वे रहेगा, ठीक है। ये मांझे विद्यापीठ के लेखक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 पे। तो 95 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, इनमें से सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि 95 का जो क्वेश्चन रहेगा वो इनमें से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी, ठीक है। जो हिंदू धर्म सभा की स्थापना हुई थी वो 19वीं शताब्दी में की गई थी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा वो स्थापना की गई थी वो हमें आपको बताना है। तो 95 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा जो 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी वो आपका
राधाकांत देव ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 96 पे। तो 96 में क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आप पढ़ लीजिए। 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकार किए गए संकल्प में वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 2021 के संयुक्त राष्ट्र महासभा अंगीकार किए गए संकल्प में 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इंटरनेशनल डे बनाया जाता है जो, वो इसमें बताना है कि उसका निर्णय किसने लिया था। ठीक है, तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो रहेगा आपका 96 का सी, मिलहेत। ठीक है, मिलहेत ने इसमें निर्णय मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 97 क्वेश्चन पे। ऑलरेडी हमारे 96 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो 97 का जो क्वेश्चन रहेगा, कार्तिक मैयापन जिसने आईसीसी पुरुष T20 यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेल T20 विश्व कप 2022 में लगातार 3 सफलता हैट्रिक प्राप्त की है, किस देश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो वो किस देश का प्रतिनिधित्व करता है वो आपको बताना है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस देश ने वो हैट्रिक प्राप्त की है। तो दोस्तों 97 का जो रहेगा वो संयुक्त अरब अमीरात रहेगा। ठीक है, UAE, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो इसने वो हैट्रिक प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए 98 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों 98 पे देखिए आप, 98 क्या क्वेश्चन है। 98 में लिखा गया है कि वासेन और व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये भी कथन का क्वेश्चन आ गया आपका, तो कथन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इस 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा जो कि आपका आंसर रहेगा। तो 98 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 98 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा, इसका गठन मुख्यतः एक परमाणु हथियार निरीक्षण के रूप में किया गया है। ठीक है, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। चलो ठीक है, 99 पे चलते हैं। ये छोटा हो गया, फिर से इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन पा रहे थे हम, 99 पे। ठीक है, तो 99 आ गया। ठीक है, तो 99 में क्या बताया गया है, इनमें से किसे पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है 99 में पयोली एक्सप्रेस एक एथलीट थी। ठीक है, जिसका नाम है PT ऊषा। ठीक है, ये सी इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इसका सी है। PT ऊषा जो है वो पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। चलिए 99 कंप्लीट हो गए, 100 पे चलते हैं। ठीक है, तो 100 में क्या पूछा गया है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है आपका। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं से संबंधित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए चलते हैं, आप इसको मिलान कीजिए। सूची देख लेते हैं इसमें 100 क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखिए मिलान आप इसमें कर लीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, 100 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा। ठीक है, 100 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो मैं आपको शो करा रहा हूँ।
ठीक है, 100 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा सी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको 100 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए। ये आपके जीके के क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, और आप साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।